हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इक्वेशन जो है उस पर फोकस करेंगे। इससे पहले हमने अलजेब्रा का एक वीडियो बनाया जिसमें अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें अलजेब्रा के जैसे कि कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आपको कह दें वेरिएबल कांस्टेंट, यानी ये कुछ टर्म हैं, चर, अचर, कोएफिशिएंट, गुणांक, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, असमान पद, ऑपरेशंस, ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी जोड़ घटाव गुना भाग का नियम। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो ज़रूर देख ले, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि उसमें लाइक और अनलाइक टर्म का हमने बताया था कि लाइक टर्म आपस में प्लस या माइनस होता है। इसी तरीके से प्लस माइनस के रूल की बात की जाए तो लाइक टर्म तो आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, अनलाइक टर्म नहीं होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्या रूल है वो भी हम समझा चुके हैं। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा में वो इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब समीकरण। ये समीकरण वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ज़िंदगी में भी मायने रखता है कि सुना होगा कि उसका राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया या राजनीतिक समीकरण बनाया। समीकरण वैसे तो इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, यानी बराबर करना से मुराद है, और हिंदी में यानी कि आम तौर पे जो ज़िंदगी में ये लिया जाता है समीकरण का मतलब कि एक इंसान का यानी कि जो रिलेशन है या किसी चीज़ का प्लानिंग है, तो ये इसी तरीके से अलजेब्रा की ये प्लानिंग है, ये समीकरण क्या होता है। और इसको बहुत ज़रूरी है, समीकरण बन गया ना तो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो समीकरण बनाने तक है, क्योंकि अलजेब्रा के ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे, अलजेब्रा क्या ज्योमेट्री में भी इसका एप्लीकेशन है, मेंसुरेशन में भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर साइंस के आप करते हैं सॉल्व तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन है, यानी इनका इस्तेमाल होता है। तो इक्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इक्वेशन जैसा कि इंग्लिश में इक्वल से बना है, इक्वेशन मतलब बराबर। एक तरीके से इसके कहने का मतलब होता है कि इसमें दो साइड होती है, लेफ़्ट और राइट, जिसको हम दायां पक्ष और बायां पक्ष बोलते हैं हिंदी में। और कई बार हम प्रूव करके भी दिखाते हैं कि दोनों तरफ की वैल्यू अगर हमारी बराबर है तो हम कहते हैं कि ये वाला जो हमने मान निकाला है, चूँकि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया इसलिए ये मान सही है। यानी कि तो दायां पक्ष और बायां पक्ष कहने का मतलब कि ये इक्वेशन का एक हिस्सा है। तो इक्वेशन जो होगा उसमें दो पार्ट होगा, एक दाएं तरफ होगा और एक बाएं तरफ होगा। कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि दाएं तरफ की जितनी वैल्यू होगी बाएं तरफ की भी उतनी ही होगी। ये इसी सिद्धांत पे अलजेब्रा टिका हुआ है। तो हमें ये क्या करना है कि अब ये सीखना है कि कैसे बनाएं हम इक्वेशन, क्योंकि जैसे ही इक्वेशन बना लिया आपने तो समझ लीजिए सवाल सॉल्व है। क्योंकि इक्वेशन को तो आप कर सकते हैं सॉल्व। ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते कहाँ पर हैं तो वो इक्वेशन बनाने में। बहुत सारे स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते कि कैसे इक्वेशन बनाए, तो इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी जो हम 10वीं के स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन को कवर किया जाए कि वो आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो अब तक सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो वीक हैं मैथ में,
तो ये वीडियो ख़ास तौर पे एक सीरीज हम चला रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो उसका ही एक हिस्सा है। साथ ही ये अलजेब्रा की जो हम बेसिक क्लियर करवा रहे हैं उसका भी एक हिस्सा है। तो ये दोनों चीज़ में आपके काम आएगा। एक तो अलजेब्रा की बेसिक को क्लियर करने में, दूसरा जो मैथ का एग्ज़ाम है आपका 10वीं का, उसमें भी वो आपको काम आ जाएगा। क्योंकि अभी जो हम समीकरण बनाना बताएंगे उसके बाद नो डाउट हम उस समीकरण को दूसरे वीडियो में सॉल्व करना, फिर जो 10वीं का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अभी हम बेसिक के नज़रिए से बता रहे हैं। तो आइए हम कुछ सवाल उठाते हैं और उसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एक सवाल है कि 37 पेन यानी 37 कलम और 53 पेंसिल, जैसे सवाल है कि 37 कलम और 53 पेंसिल की कुल कीमत, यानी दोनों की कीमत, कुल कीमत 320 रुपये हैं। कुल कीमत 320 रुपये हैं। जबकि 53 कलम और 37 पेंसिल की कीमत 400 रुपये हैं। तो कलम और पेंसिल की, तो एक कलम और एक पेंसिल की क्या कीमत होगी? ये सवाल देख लीजिए, और यहाँ हम WH का भी रूल अप्लाई करेंगे। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो जो हमने सबसे पहला यानी कि इस सीरीज़ में वीडियो डाला था तो वो WH के रूल पे ही डाला था। और ये WH हमने बताया था कि ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हर जगह वो काम आएगा। यानी कि W का मतलब व्हाट, हमको क्या निकालना है, और हाउ यानी कि व्हाट क्या दिया हुआ है और हाउ हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। गौर करिए, WH का रूल याद कीजिए। हमने कहा था कि सवाल पढ़ना है और हमको पहले जो दिया है ना इन्फॉर्मेशन वो लिख लेना है। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन में ये कुछ कलम और पेंसिल का कुछ और रेट बताया गया है, यानी कि टोटल जो कॉस्ट है, और दूसरे में कुछ और है कॉस्ट। जैसे यहाँ पे है ये 37 जो है कलम है और 53 पेंसिल है, और इनकी जो कुल कीमत है वो 320 रुपये है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये हुई। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कलम की ये पलट गया है, 53 कलम है और 37 पेंसिल है, इसकी कीमत 400 रुपये है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और हमसे क्या कहा गया है निकालने को, व्हाट टू बी फाइंड आउट, कलम और पेंसिल की कीमत। क्या निकालने को कहा गया? कलम और पेंसिल की कीमत। कलम और पेंसिल की कीमत हमको निकालनी है कि एक कलम और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। सवाल मिटा रहा हूं मैं क्योंकि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिख लिया है और उसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। आइए अब अलजेब्रा पे चलते हैं। जो ये समीकरण बनाना है ना अलजेब्रा में, पहले देखिए कि क्या कह रहा है निकालने को। पहले कह रहा है कलम और पेंसिल, तो इसको मान लीजिए। अलजेब्रा में मान लिया जाता है एक्स वाई। ये आपको बता दें कि द्विघात समीकरण है, यानी कि यहाँ एक्स और वाई दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं ये, यानी कि इसमें दो चर होंगे। चर आपको बता चुके हैं, चर अचर, यानी कि जो इंग्लिश के लेटर है तो दो होंगे। चूँकि कलम और पेंसिल पूछा जा रहा है, ये 10वीं लेवल का सवाल है।
8वीं 9वीं में अगर सॉल्व करते तो वहाँ एक चर वाले होते थे, तो वहाँ उस टाइप का सवाल होता था, जैसे कि इसी में बोल दिया जाता कि 5 कलम का जो दाम है वो 10 कलम के दाम से दुगुना है या तिगुना है, वो उसका 200 है, इसका 300 है, तो 1 कलम का दाम निकाले। लेकिन यहाँ पे 2 है तो दोनों को मान लेंगे। जैसे कलम की कीमत हम मान लेंगे x, कलम की कीमत x, यानी सबसे पहले चोट कीजिए कहाँ कि क्या कहा जा रहा है निकालने को, उसी पे उसको x y मान दीजिए। पहला काम हमने स्टार्ट कर दिया। अलजेब्रिक जो इक्वेशन है, जो बीजगणितीय समीकरण है, उसको सॉल्व करने की दिशा में हमारा पहला कदम है कि हम x और y मान लेंगे। सपोज कर लेंगे कलम की कीमत हमने मान लिया कि x है और पेंसिल की कीमत हमने y मान लिया। अब आइए, जब आप मैथ का सवाल बना रहे हैं तो कुछ चीज़ ये ध्यान में होनी चाहिए और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और वैसे हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ख़ास तौर पे ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको वर्ड प्रॉब्लम में ख़ास तौर पे इक्वेशन दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व कर लें, लेकिन एक वर्ड प्रॉब्लम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी शब्द समस्या जो है कि उसमें लिख करके दे दिया तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि यार इसको प्लस करना है या माइनस, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना है, डिवाइड करना है तो किससे करना है। तो आइए, सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि जहाँ पे कॉस्ट वगैरह की बात होगी, जहाँ पर कॉस्ट वगैरह की बात होगी तो वहाँ पे अगर एक ही तरह की चीज़ ज़्यादा है तो वो कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं से एक पेन लिया, एक पेन की कीमत आपको मालूम है कि 10 रुपये हैं, तो ये तो आप ऐसे आमतौर पे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है, 5 लेना है तो 50। वहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं कि आमतौर पे ये हम लोगों के दिमाग में जो कुछ मैथ का जो कुछ कॉन्सेप्ट है या बेसिक है वो बैठा रहता है, तो ये जोड़ घटाव हम तुरंत कर लेते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कि 5 × 10 करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो एक अनपढ़ आदमी भी जिसको गुणा भाग नहीं आता वो भी 10 पेन की कीमत जोड़ के 50 बता देगा। लेकिन यहाँ पर हमें वो अनपढ़ वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर वे में हमें चूँकि सॉल्व करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, डिवाइड करके कर रहे हैं, प्लस करके कर रहे हैं या माइनस करके। तो जहाँ पर भी कॉस्ट टाइप की बात आएगी वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस्ट नंबर ऑफ थिंग्स से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। अगर आपका 5 पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत को के लिए आप 5 × 10 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ज़्यादा पता है और कम का निकालना है, एक का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि यार 5 पेन की कीमत तो 50 रुपये हैं, 5 पेन की टोटल कीमत जो टोटल कॉस्ट है वो 50 है और एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो कितनी पेन आएगी, तो वहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम। खैर, तो यहाँ पर है कि कलम की कीमत जैसे हमने x मान लिया, तो नंबर ऑफ कलम कितना है, कलम की संख्या यहाँ कितनी है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 37 × x। और चूंकि दोनों की कीमत 320 है तो एक इसका जितना होगा, मान लिया इसका हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो फिर उसको पेंसिल की जितनी कीमत होगी, आप जो बाज़ार जाएंगे आप कहेंगे कि मान लिया कि आप गए ढेर सारा सामान लिया, आलू गोभी सब लिए, तो सबके आपका खर्च हो गया 500। तो जब आप हिसाब लगाते हैं तो सबको जोड़ते हैं ना कि यार आलू इतने का हो गया, गोभी इतने का हो गया, बैगन इतने का हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे 320 रुपये हैं, तो 320 रुपये में दोनों जुड़ेंगे ना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लिए तो ये इसका कॉस्ट हो गया, फिर प्लस 53 × y कर दिया और इक्वल टू 320। एक समीकरण आपका बन गया, ये इसको लिख दीजिए 37x + 53y, बस समीकरण बन गया आपका 37x + 53y = 320। अब इसको सॉल्व करना ये सब हम बाद के वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन ये जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अभी ये सॉल्व, अभी इसका समीकरण नहीं पूरा हुआ है। अब जैसे दूसरा पार्ट ले लें, ये 53 है तो हमने इसको कर दिया 53 × x
और इसको कर दिया 37 इंटू वाई दैट इज़ इक्वल टू 400। अब ये हो जाएगा 53x 37y, और इसको जो मेथड है सॉल्व करने का उससे वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हम जो है उस पर करेंगे। अब एक सवाल है कि एक दुकानदार है, वो टीवी बेचता है, टीवी और फ्रिज। तो जब वो कुछ फ़ायदे पे बता रहा है, बेचता है, तो वो कितना फ़ायदा कमाता है या नुकसान कितना, तो वो है कि एक दुकानदार को 5% के फ़ायदे पर टीवी और 10% के फ़ायदे पर या लाभ पर, फ़ायदे को लाभ कर लीजिए, लाभ पर, लाभ हानि, लाभ पर फ्रीज बेचने पर, फ्रीज बेचने पर 2000 रुपये का लाभ होता है, जबकि टीवी को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर, और फ्रीज को 5% के घाटे पर या हानि पर, घाटे पर बेचने पर 1500 रुपये का लाभ होता है, 1500 रुपये का लाभ होता है। और टीवी और फ्रिज की वास्तविक कीमत निकालें। देख लीजिए, टीवी और फ्रिज की वास्तविक कीमत निकालना है। यहाँ हम कीमत को फिर वही XY मान लेंगे और फिर उसी हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम W का ये रूल अप्लाई करेंगे कि पहला ये था कि टीवी जो है वो 5% के फ़ायदे पे है, और फ्रिज, टीवी पर जो है, जो इन्फॉर्मेशन था कि टीवी पर 5% था फ़ायदा, 5% लाभ था, और फ्रिज पर 10% लाभ था। तो दोनों को मिलाने से उसको 2000 रुपये का लाभ हो रहा था, 2000 रुपये का। और जब वो टीवी को जो है बेच देता है 10% के फ़ायदे पे, जब टीवी पे 10% लाभ लेता है वो, और फ्रिज पर 5% का घाटा बर्दाश्त करता है, 5% की हानि होती है, तो उसको 1500 रुपये का लाभ होता है। दोनों सिचुएशन में हो रहा लाभ ही है। तो ये देख लीजिए कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ हमने बताया कि किसी भी चीज़ को जो एक मेन है कि क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा कि उसकी वास्तविक कीमत क्या है। तो वास्तविक कीमत हम XY मान लेंगे टीवी की वास्तविक कीमत, टीवी की वास्तविक कीमत हमने मान लिया X रुपये, और फ्रिज की वास्तविक कीमत 22 रुपये। तो अब मैं बता दूं कि किसी चीज़ का जैसे हमें लाभ निकालना होता है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ का क्या फॉर्मूला है ये हमें याद होना चाहिए कि लाभ का होता है कि जो कीमत होगा, जो क्रय मूल्य होगा, लाभ का फॉर्मूला होता है। अब हमने जैसे WH में आपको रूल बताया था कि पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेना है, फिर H का काम आता है
हम देखते हैं कि अब क्या चीज़ लगाई जा सकती है यहाँ। तो पहले तो हमने ये मान लिया कीमत वगैरह, अब हमारा ये होना चाहिए कि यार ये लाभ हो रहा है, तो लाभ से रिलेटेड कोई फार्मूला है क्या मैथ के अंदर, वो फार्मूला आपको याद करना होगा। जैसे लाभ का फार्मूला क्या है कि लाभ या हानि दोनों का हो जाता है कि क्रय मूल्य इंटू, जैसे लाभ परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो लाभ की जो राशि होगी, जो लाभ की रकम होगी वो होगा क्रय मूल्य गुणे में लाभ प्रतिशत बट्टा 100, और हानि जो होगा वो क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य से ही निकलेगा, क्रय मूल्य गुणे हानि बट्टा 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इसको, यहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। अब कैसे देखिए, तो इस वाले में जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक ये समीकरण बना देंगे कि x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 10/100 इक्वल टू 2000। और यहाँ पर हानि है तो हानि का मतलब कि वो माइनस हो जाएगा जो उसका प्रॉफिट था। एक समीकरण तो ये बन गया, इस समीकरण को हम बना लेते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 5x/100 और ये हो जाएगा 10y/100 इक्वल टू 2000। फिर हो जाएगा 5x प्लस 10y, ये अब इसको बटे का जो रूल होता है उससे सॉल्व कर देंगे, फिर वो उधर चला जाएगा, इक्वेशन 100 जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा। एक समीकरण हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक तो ये था कि टीवी पे इतना लाभ हुआ, तो दोनों को हमने यहाँ जोड़ के लिख दिया। अब जो भी कीमत रही हो, अगर 100 रुपये कीमत रही होगी तो मान लेते हैं ये इसमें 5 रुपये उसने मुनाफा कमाया, और फ्रिज में जो है वो 10% कमाया। अब दूसरा समीकरण है कि उसको हानि होती है, तो और इसका उल्टा है, यानी कि एक जो समीकरण बना है यहाँ पे अब x 10/100 है, से x/100 चूँकि हानि है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी उसको घाटा हो गया है। पहले में दोनों में फ़ायदा हो रहा था उसको, तो इसलिए हमने दोनों के फ़ायदे में बनाया था, और यहाँ उसको घाटा हो गया है तो उस हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। तो अब जैसे ये 10x माइनस 5y इक्वल टू ये हो गया दूसरा समीकरण। अब जो समीकरण को हल करने की विधि है वो उस विधि से हम हल कर देंगे तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कुछ इस तरह है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 8 है और उस संख्या एवं संख्या के अंकों का क्रम बदलने से बनी संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 2 अंकों वाली, यानी एक संख्या में अलग अलग अंकों वाली संख्या हो सकती है, 3 अंकों वाली भी हो सकती है, 4 अंकों वाली, लेकिन यहाँ 2 अंक वाली हो रही है। जैसे ये 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की जो संख्या होगी उसमें 2 अंक होंगे, एक इकाई के, यानी इसमें इकाई के स्थान पे 8 है और दहाई के स्थान पे 9 है, इकाई दहाई। इसी तरीके से 3 अंक भी हो सकते हैं, तो ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। 4 अंक भी हो सकते हैं। बहरहाल अभी जो हमको सॉल्व करना है वो 2 अंकों वाली संख्या है। तो इसमें कहा गया है कि 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों का क्रम पलटने। अंकों का क्रम पलटना क्या होता है वो समझ लीजिए कि जैसे ये 9 8 है, अभी इकाई के स्थान पे 8 है और दहाई के 9, इसका क्रम बदल देंगे तो दहाई वाली संख्या इकाई के स्थान पे चली जाएगी, यानी
अब गौर कीजिए 9 आ गया इधर, 8 इधर, यानी कि अब 9 इकाई के स्थान पे आ गया और 8 जो है वो दहाई के स्थान पे आ गया। तो ये 2 अंकों वाली संख्या का जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो यहाँ पर तो ये संख्या थी, अगर ये संख्या बनानी हो तो ये संख्या कैसे बनेगी? वैसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर इसके समीकरण के हिसाब से तो 10 गुने दहाई का अंक, 10 गुने दहाई वाला अंक और दहाई का अंक और प्लस में आ जाएगा इकाई का अंक, यानी ये एक तरीके का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब आइए हम बनाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या है, उसका अंक हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अंक को मान लेंगे कि एक अंक मान लिया हमने x है और दूसरा यानी हमने मान लिया इकाई का अंक जो है वो x है और दहाई का जो अंक है वो y है। तो ये संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। हमने बताया कि 2 अंकों वाली संख्या में 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है, तो 10y प्लस x हो जाएगा संख्या। और इसके ये तो हो गई संख्या, और संख्या के अगर पलट देते हैं, पलटने पे जो बनता है, इसका क्रम बदलने पे जो बनता है तो वो 10x प्लस वाई होगा। अब आइए आप सॉल्व करते हैं। तो हमसे ये कहा गया कि ये संख्या के अंकों का योग 8 है, x प्लस वाई इक्वल 8। ये एक समीकरण बन गया आपका, ये एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण है कि वो जो संख्या है, ये संख्या है 10y प्लस एक्स माइनस, यानी कह रहा है घटाने से, यानी कि कह रहा है कि जो नई संख्या बन रही है, कुल मिला के ये कह रहा है कि पुरानी संख्या और नई संख्या को जब हम घटा देंगे तो उसको 18 आएगा, यानी नई संख्या ये है अब हमारे पास। तो 10x प्लस वाई इक्वल हम 18 लिखेंगे। हमने यहाँ माइनस में इसलिए दिया है, माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए दिया है कि अगर हम डायरेक्ट माइनस लिखेंगे तो वो 10 के साथ चला जाएगा, जबकि माइनस जो है वो ये पूरी संख्या हो रही है और यहाँ संख्या के तौर पर हमारे पास 10x प्लस वाई है। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट को घेर दिया और बाहर में माइनस दिया, क्योंकि ये माइनस इन दोनों के लिए है, ऐसे जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जब कोई संख्या वगैरह लिख रहे हों तो या कुछ भी लिख रहे हों अलजेब्रा में कोई एक्सप्रेशन, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर माइनस बीच में आ रहा है और वो किसी पूरे टर्म पे लागू हो रहा है तो पूरी टर्म को पहले ब्रैकेट में लिखिए। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो और अंदर प्लस हो तो ब्रैकेट हटाते वक्त जो है वो बदल जाएगा साइन, माइनस वो रहेगा तो वो प्लस बन जाएगा। जैसे देखिए एक समीकरण तो आपका ये बन चुका है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स, यहाँ माइनस है, हमने हमारा वो वीडियो देखा होगा अपने अलजेब्रा वाला, जो अलजेब्रा के कोर कॉन्सेप्ट पे है, तो उसमें हमने बताया था कि अगर किसी संख्या से पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, यानी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, तो उसके पहले प्लस का साइन माना जाएगा। अगर उसमें माइनस का साइन होता है तो वो ज़रूर लगा होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान ले कि हमको ये दिखाना है कि ये संख्या माइनस में है तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा, और प्लस ना भी लगाएं तो चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब वो प्लस कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस इक्वल 18। आप देखिए फिर हमने बताया था कि समान पद का प्लस या माइनस होता है, तो यहाँ समान पद देख लीजिए, जैसे ये इसका समान पद है और ये इसका समान पद है। इसके हमने एक चीज़ और बताई थी कि x या y से पहले कोई संख्या ना हो तो ये माना जाएगा कि उसके पहले एक है, एक छिपा रहता है कुछ ना होने पर। तो 10y में से 1y घट जाएगा तो 9y हो जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे, ये मैं अलग साइन पे बताऊंगा आपको। तो ये हो गया 18, यानी अगर हम इस समीकरण को बनाएं तो एक यानी x को पहले लेना चाहें तो ये हो जाएगा -9x इक्वल 9y इक्वल 18, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का समीकरण। और अगर हमको संख्या बनानी होगी तो वही संख्या 10y प्लस एक्स होगा, यानी y और x निकाल लेंगे। मान लिया कि y निकल जाएगा हमारा 5, तो हम 10 को 5 से कर देंगे और x निकल जाएगा 8, तो 50 प्लस 8 संख्या हमारी 58 हो जाएगी। ये था तीसरा सवाल। एक और सवाल हम समझते हैं,
यानी एक और सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। आइए अब हम चौथा सवाल समझते हैं। चौथा सवाल है कुछ इस तरह है, एक भिन्न के अंश, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में जब 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाता है। और दोनों में से 3 घटाया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न की बात हो रही है, तो हमने कहा कि जब भी होगा कोई सवाल तो हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अंश और हर है। मान लिया जाए कि अभी हम कर लेते हैं भिन्न क्या है, पहले तो भिन्न बता दूं। भिन्न का मतलब कि जब किसी संख्या को x/y यानी 1/2, 3/4 यानी बटे जो हम लोग कहते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में होता है, इसको जैसे बटे से हम लोग कहते हैं 5/6 ऐसे बोलते हैं, या इस फॉर्म में लिखा जा सके तो वो भिन्न कहलाता है। भिन्न में क्या होता है कि ऊपर एक संख्या होती है और एक नीचे। ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। तो ये फॉर्म है, या तो मान लीजिए x/y है। तो अब यहाँ जो हमको इन्फॉर्मेशन है, हमने न्यूमरेटर मान लिया, अंश मान लिया x और हर मान लिया y। भिन्न हो गया हमारा x y। अब जो है वो सवाल में जो दिया हुआ है उस पर आइए, कहा जाता है जब दोनों में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है 9/11। और जब दोनों में जो है 3 घटाया जाता है, 3 घटाया जाता है तो ये बन जाता है 5/6। तो इसी से अब हम समीकरण बना देंगे, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो वह 5/6 हो जाता है। यहाँ आएगा कि भिन्न निकालें। तो अब जो है x और y निकलेगा तभी भिन्न निकलेगा। तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो अब एक चीज़ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, उसमें हमने जैसे कि समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि इस साइड से उस साइड ले जाते हैं। यहाँ हम आपको समीकरण बनाना सिखा रहे हैं। और इस तरीके का जब सिचुएशन होता है, क्योंकि अभी हमारा समीकरण ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो जब इस तरीके से बटे में हो और दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसको हिंदी में कहा जाता है वज्र गुणन। यानी ये दोनों जो हैं x+2 वो 11 से गुना हो जाएगा और एक तरफ लिख दिया जाएगा, और y+2 जो है वो 9 से गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y और 9 दूनी 18। उसके बाद इसको कहाँ इधर सॉल्व कर दूँ, इसको 11x माइनस, अब हमने बताया कि एक तरीके का जैसे चर है, इसमें दोनों चर को एक तरफ कर लेंगे, और जो अचर है 18 - 22, गौर कीजिए कि जो जिस तरफ है वो उसकी साइड चेंज नहीं होगी। जैसे 11x यहाँ पहले नंबर पे था तो 11x पहले नंबर पे रहा, उसके बाद हम 9y को लाए। और पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9y इधर आ गया माइनस में, 18 पहले से यहाँ शुरू में लिखेंगे 18 को, फिर उसके बगल में 22 लिखेंगे। तो 11x माइनस 9y, ये दोनों माइनस होगा, बड़ी डिजिट में साइन 4 है तो -4 आ जाएगा। ये एक समीकरण हो गया हमारा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। दूसरा समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 से x - 3 और 5 से
y-3, 6x 6 त्रिक 18, 5y 5 तिहाई 15। अब फिर इसको जो है चर जो है दोनों को एक तरफ कर लेंगे, -15। गौर कीजिए यहाँ 18 माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 5y, और 18 में से यहाँ बड़ी संख्या में प्लस का साइन है तो ये 3 हो गया। यानी 2 समीकरण अब आपका बन गया। एक समीकरण था 11x - 9y - 4, ये समीकरण 1 था, और ये समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि हम समीकरण कैसे बनाएंगे, क्योंकि समीकरण बनाना बहुत ज़रूरी है। समीकरण बनेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यानी समीकरण बनाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही यह वीडियो ख़त्म होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।